भक्ति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। આ કેવું સંગમ છે? ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જયારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો. સમજો, હું કેદું ન કહેતો ભાઈ, કેદું ન કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો. સમર્થ રામદાસના વચન. नारायण नारायण। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, गर्मी बहुत है, नेहरू जिम्मेवार है। आज बारिश बहुत हो रही है, नेहरू जिम्मेवार है। 43 साल के अपने सबसे ज्यादा बेरोजगारी के स्तर पर भारत है, नेहरू जिम्मेवार है। कश्मीर में आतंकवाद है, नेहरू जिम्मेवार है। हिंदुस्तान में भुखमरी है, नेहरू जिम्मेवार है। उसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरे, उस सब के लिए नेहरू जिम्मेवार है। परंतु जब इनके ही किसी नेता, दिवंगत नेता का नाम कोई ले दे तो ये कहते हैं देखिए वो तो दिवंगत है, उनके लिए ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ये 50 बार बोल दें नेहरू जिम्मेवार है हर चीज के लिए तो कुछ नहीं होता। परंतु जब एक बार राहुल गांधी ने विज्ञान भवन के अपने कार्यक्रम में बोल दिया कि मुझे कृषि कानूनों के लिए रिफॉर्म जो हम ला रहे थे, वो ला रही थी पार्टी बीजेपी ला रही थी 2017-18 में, उस समय जब ये तैयारी कर रहे थे तो मुझे अरुण जेटली ने धमकाया था कि आप इनका विरोध ना करें। क्या बोले थे राहुल गांधी? When I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? और राहुल गांधी तो अभी भी यही पूछेंगे, आपने सब कुछ कर दिया, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। देखिए, जो 50 साल में वो नहीं कर पाए, उनकी पार्टी तो 55-60 साल सरकार में रही। उनको लगता है कि उस वक्त बहुत अच्छा दाम मिला करता था, लेकिन वो जो नहीं करके पाए तो वो आज हो रहा है। ये उसी का एक बैकलॉग चला आ रहा है कि इस देश के अंदर अक्यूमुलेटेड बैकवर्डनेस इन क्षेत्रों के अंदर है, और इसलिए कभी कभी उनको अपनी सरकारों की ऑडिट लेना चाहिए। और अगर वो शुरू करें जो उनके परिवार के लोगों ने सरकारें चलाई हैं, तो शायद 50 साल पहले इस देश में गरीबी हट चुकी होती, अगर उसके परिवार के जो नारे लगाए थे वो उन्होंने पूरे किए होते। देखिए, उन्होंने ये तो कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किए बड़े पैमाने पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट साइटेड होता है। एक बार कर्जा माफ कर दो और अगले साल की फसल पे फिर उसको कर्जा लेना पड़ जाएगा। क्या देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की नीतियों के साथ चलेगी? या आप व्यवस्था ऐसी बना दो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, फार्म इनकम को बढ़ाकर, नॉन फार्म इनकम को बढ़ाकर, फिशरीज की इनकम, डेयरी फार्मिंग की इनकम, इन सब चीजों के माध्यम से जो इसमें हमने पूरे अगर आप एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर पढ़िए बजट के अंदर, बैम्बू से लेकर फिशरीज तक, दूध तक, गाय तक, जो आमदनी के उसके अलग अलग जरिए किसान के हो सकते हैं। उसमें जैसे सब्जियां हैं, आपकी 3 सब्जियां ऐसी हैं, सरप्लस आती है तो लोगों किसानों को सड़क पे फेंकनी पड़ती है, टमाटर, आलू और प्याज। स्केर्सिटी आती है तो 100 रुपए किलो कीमत पड़ जाती है। अब ये 60 साल तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई।
लेकिन इस सब के लिए इस बार पहली बार मैंने पैसा भी दिया है और इसकी व्यवस्था बनाई ताकि ये जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये किसान के लिए एक बड़ी आमदनी का राहुल गांधी ने 2017-18 का जिक्र किया। उन्होंने कहा, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, ये बोल रहे हैं जी 2018 में तो अरुण जेटली एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल सही बात है आपकी, परंतु जो कृषि कानून आए थे उनकी तैयारी तो आप लोग पहले से कर रहे थे। आप तो 2020 में लेके आ गए थे ना, ऐसा तो है नहीं एक दिन में लिख दिया था आपने। तो इस पर बाकायदा नेता बोल रहे हैं कि जी हमारे दिवंगत नेता को इन्होंने इस तरह से कह दिया और इस तरह से कह दिया, और बोल रहे हैं जी पाकिस्तान में इनकी वीडियो बनती है, राहुल गांधी पाकिस्तान के हीरो हैं और पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो देखिए क्या कह रहा है। एआई द्वारा प्रायोजित ये वीडियो है, बनाया गया वीडियो है, और इसे किरण रिज्जू ट्वीट कर रहे हैं, 2 रुपए के ट्रोल आर्मी की तरह उसको ट्वीट कर रहे हैं। उसके अलावा ये और क्या बोल रहे हैं देखिए। आज़म के सामने उसके संसद में हमारे प्रोपेगेंडा बुलवा सकते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? हमारे लोग उनके संसद में बैठे हैं। कि 5-6 जेट गिरे हैं, एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय, हम तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने उसके संसद में हमारे प्रोपेगेंडा बुलवा सकते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? हमारे लोग उनके संसद में बैठे हैं। अब मैं आप result of the brutal aggression demonstrated by India, हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं जनाब। इस पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमित मालवीय की नौकरी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। कल से लगातार बीजेपी आईटी सेल के किसी लो आईक्यू मेंबर की फैलाई एक एआई मॉफ्ड वीडियो को तोते की तरह रट रहे हैं। हकीकत यह है कि रिजिजू को पाकिस्तान के एक नेता की फर्जी वीडियो पर यकीन हो गया, जिसमें वो दावा कर रहा है कि उनके लोग भारतीय संसद में बैठे हैं। असल में रिजिजू को पता है कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, और राजनाथ सिंह ने भी माना कि ऑपरेशन शुरू होने के 30 मिनट के बाद उन्होंने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए कॉल किया था। मैंने उन्हें यह बात कल भी याद दिलाई थी, तब इन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए थे, लेकिन बेशर्मी से आज फिर वही पोस्ट कर दिया। दुख की बात यह है कि एक मंत्री असली और नकली वीडियो में फर्क नहीं कर पा रहा है। ऐसा सब जीरो आईक्यू सिर्फ आईटी सेल के लिए नहीं, बल्कि अब शायद मोदी कैबिनेट के लिए भी फिट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उंगली उठाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब इनके नेता के ऊपर उठाए तो आफत आ जाती है। चलिए, एक बार इनके नेता के ऊपर उंगली उठ गई, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उस समय। के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है, मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। किस तरह से दोनों गुजराती, नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह, बदतमीजी करते थे
अपने नेहरू जी के लिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके लिए क्या बोलते थे अमित शाह? इस समय अभी बोले हैं वो इसी सेशन में। जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, उस पर प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री का भी आपने भाषण सुना, उस पर उसी समय प्रियंका गांधी ने एक जवाब दिया था इनको, मुंह तोड़ जवाब था। क्या जवाब था प्रियंका गांधी का, सुनिए आप एक बार। जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, आपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। पाकिस्तान, नेहरू, गांधी परिवार, इसके अलावा बीजेपी के नेताओं के पास कुछ नहीं है। हां, अगर इनसे कोई पूछ ले कि भाई साहब आप भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों हो रहा है एशिया कप में, तो ये बगले झांकने लग जाते हैं। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप से पहले 2019 में यही अमित शाह क्या बोलते थे, सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो सकता है। परंतु अब इनके बेटे अध्यक्ष हैं तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध, वो मैच होना है, बेशक दुबई में होना है, परंतु जब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमने सिंधु जल तक, पानी तक उसका रोक दिया, पानी रुकेगा, लोगों का आना जाना रुकेगा, वहां के हीरो हीरोइन अगर यहाँ हिंदुस्तान की किसी फिल्म में या किसी सीरियल में काम करेंगे तो वो रिलीज नहीं होगा, परंतु मैच जरूर होगा, क्योंकि इस मैच को अमित शाह के बेटे करा रहे हैं। इस पर जो अभी 26 अप्रैल को जो घटना हुई थी, 22 अप्रैल को सॉरी, 26 लोग शहीद हुए थे हमारे पहलगाम में, उसमें एक फौजी की विधवा, शहीद फौजी की विधवा शुभम की, वो क्या बोल रही है इस पर। पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। बीसीसीआई इसको होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली, जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए।
मैं शुरू से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशिया वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड अगर ये बात है कि हम ये मैच कर रहे हैं क्योंकि एक फ्रेंडली मैच, हम क्रिकेट कम्स बिफोर नेशन, ये जितनी भी चीजें जो मैं सुन रही हूँ, पीपल ऑल्सो, वी एज इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले आने चाहिए इस नेशन के लिए। सबसे पहले एक हिंदुस्तानी, उसका खुद का बच्चा सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ 26 लोग एक टेरर अटैक में मार दिए गए हैं और आप उसी देश के साथ एक गेम खेलने के लिए अग्री कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा गलत है। आप इस महिला का दर्द महसूस कर सकते हैं। ये किस तरह से अपने दर्द को बखान कर रही है। ये बता रही है कि आपको इस तरीके से मैच नहीं खेलना चाहिए। बात भी सही बोल रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो ऐसे में मैच क्यों करा रहे हैं आप। मैच की कोई तुक नहीं बनती कि भारत और पाकिस्तान का कोई मैच हो, परंतु ये है कि मैच तो ये करा कर ही मानेंगे, क्योंकि ये हर वो काम करते हैं जिससे इस देश की जनता को कष्ट पहुंचे, इस देश की जनता को कष्ट पहुंचे और इनके जो मित्र हैं उद्योगपति, उनको फायदा हो, इनके बेटे को फायदा हो। क्रिकेटर तो वहीं जाएंगे जहां सरकार भेजेगी या बीसीसीआई भेजेगी, परंतु जब अगर ये सरकार कांग्रेस की होती तो अब तक इन्होंने बवाल मचा दिया होता। बवाल मचाकर स्टेडियम तक खोदने की तैयारी कर लेते हैं लोग। आपको याद होगा बंबई में वानखेड़े स्टेडियम को उस समय बाला साहब ठाकरे ने उस स्टेडियम को खुदवा दिया था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान खेलने वाला था। अब कुछ नहीं बोलेंगे, ना कोई शहीद इनके लिए मायने रखता है, ना ऑपरेशन सिंदूर मायने रखता है, ना किसी नेता का कोई बयान मायने रखता है। बयान केवल इनके लिए मायने रखता है पैसा है, सिर्फ पैसा और झूठे प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी के लिए झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, पाकिस्तान के लिए बार बार झूठ बोलो, और जवाहरलाल नेहरू को जितना बदनाम कर सकते हो उतना बदनाम करो। यही रह गया है बस इस देश में, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास की कोई बात नहीं होगी, रोजगार की कोई बात नहीं होगी, महंगाई की कोई बात नहीं होगी। आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं देश में, पुल टूट रहे हैं, रेल हादसे हो रहे हैं, उन पर कोई बात नहीं करेगा। बात होगी केवल प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।